Welcome to all the viewers of योग Talk channel. मैं आज आपका परिचय करा रहा हूं इंदौर के प्रख्यात कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण दानी से। आज अपन उनसे चर्चा करेंगे कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में। ये पहले भी हमने प्रयास करा था, वो इंग्लिश में हमने करा था और कुछ आवाज ठीक नहीं आ रही थी, इसलिए प्रयास फिर से किया जा रहा है। इस बार हम हिंदी में करने का प्रयास कर रहे हैं और क्योंकि ज्यादा डिमांड थी कि हिंदी में किया जाए ताकि सब लोग समझ पाए। तो आज चर्चा करते हैं, बहुत बेसिक प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कि इसके प्राथमिक लक्षण क्या है, घर पे रह करके कोई कैसे पहचाने कि उसको कहीं कोरोना तो नहीं हो रहा है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से हम चलते हैं क्योंकि मीडिया में तरह तरह की चीजें किसी दिन क्या आती, किसी दिन क्या आती है। तो आपके अनुभव के आधार पर आप बताएं कि हम आज कहां पे हैं और इन दिनों में क्या क्या नई चीजें और आपके देखने में आई। आपके सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार और सबसे पहले आपको धन्यवाद मुझे एक मौका देने के लिए कि इस तरह से मैं अपने विचार और कुछ सामान्य बातें जो कि मुख्यतः लोगों को पता होना चाहिए उसको आपके इस चैनल के ऊपर एयर करने के लिए। तो कोविड-19 के मुख्य लक्षण भी एक सामान्य वायरल बुखार के समान ही होते हैं और प्रारंभिक तौर पर मरीज को सामान्य सर्दी, गले में खराश, तेज बुखार, शरीर दर्द, खांसी, नाक में इरिटेशन, चुभन, इस तरह के ही लक्षण होते हैं। कुछ मरीजों में पेट में भारीपन या भूख नहीं लगना शामिल हो सकता है। अभी WHO ने स्वाद का चले जाना या सूंघने की क्षमता में कमी होने को भी इसके लक्षणों में शामिल किया है। पर हाँ, अगर मरीज की स्थिति में सुधार ना हो तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से उसको घुटन जैसा महसूस हो सकता है। अधिक गंभीर मरीजों में किडनी और लिवर के ऊपर भी इसका असर आ सकता है, जिसके कारण से पीलिया या किडनी फेलियर जैसी समस्या भी पैदा हो सकती है। इसका फैलाव किस प्रकार से हो रहा है डॉक्टर साहब? कैसे इसको क्या क्या चीजें किस मतलब टच से हो रहा है या एरोसोल से हो रहा है, क्या क्या चीजें और अभी नई रिसर्च क्या कहती है? देखिए, अभी तक वैज्ञानिकों में पूर्ण रूप से एकमत नहीं है कि इसका फैलाव एरोसोल से है या फोमाइट से है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें इस चीज रिस्पॉन्सिबल है। मुख्य रूप से कभी भी जब भी कोई सामान्य सर्दी होती है तो वायरस नाक के पिछले वाले हिस्से में, जिसको हम नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, नॉर्मली जाकर और बैठ जाता है और वहीं से ही फिर ग्रोथ करता है और उसके कारण से फिर गले में या फेफड़ों तक ये वायरस जा सकता है। हर मरीज जिसको कि इस वायरस का इन्फेक्शन है वो एरोसोल जनरेट करता है। एरोसोल का मतलब ये होता है कि जब भी मरीज खांसता है या छींकता है या बोलता है तो उसके मुंह से सलाइवा की कुछ बूंदे बाहर निकलती है और ये जो बूंदे होती हैं इसके अंदर वायरस होता है, इसी को एरोसोल बोलते हैं। कोविड-19 का जो एरोसोल है थोड़ा भारी होता है, इसलिए ये बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। तो नॉर्मली ये एरोसोल 3 फीट से ज्यादा ट्रेवल नहीं करता है हवा के अंदर और चूंकि ये सरफेस पे जल्दी बैठ जाता है, इसके कारण से अगर उस सरफेस पे किसी भी व्यक्ति ने अगर हाथ लगाया और उसको अगर उस संक्रमित हाथ को उसने अपने चेहरे पे या नाक पर लगाया तो ये वायरस इस तरीके से ट्रांसमिट हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसको दूसरा जो मैंने बताया इसको फोमाइट ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इसलिए एरोसोल और फोमाइट्स दोनों ही चीजें इसके ट्रांसमिशन के लिए या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करने के लिए जवाबदार हो सकती है। और इसीलिए जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, गाइडलाइंस में भी कह रहे हैं, 6 फीट की दूरी का मतलब यही है कि भाई 3 फीट से ज्यादा वायरस ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसलिए अगर हम 6 फीट पर रहें तो हम सुरक्षित दूरी पर हैं। कोई बहुत बड़ा पहलवान है भाई, ज्यादा दूर तक भी फेंक सकता है, तो इसलिए 3 फीट एक्स्ट्रा। और आप बार बार अगर हम हाथों को साफ करते रहें तो खासकर कभी भी अगर किसी अनजानी सरफेस को हमने अगर छुआ है तो उसके बाद अगर हम हाथों को अच्छे से साफ कर ले तो ये वायरस हमारे
श्वसन तंत्र तक या नेजोफेरिंग्स तक पहुंचने से बच सकता है। तो इस तरह हम संक्रमित होने से बच सकते राइट, बहुत बेहतरीन जानकारी डॉक्टर साहब। ये बताएं थोड़ा सा, घर पे क्या क्या मेडिकल डिवाइसेस रखे जाने चाहिए? बीपी इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर या SpO2 मॉनिटर भी एक नई आवश्यकता आजकल देखी जा रही है। उसका इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी आवश्यक है उसको घर पे रखना, और उसका विशेष उपयोग किन परिस्थितियों में करना चाहिए, ये बताएं। देखिए सर, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको सॉर्ट ऑफ एक डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को अपनी सीमा को समझना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि जो कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रखने के बाद आप फुल फ्लेजेड डॉक्टर हो गए, या आपने घर पे ही अस्पताल क्रिएट कर लिया और अब आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, ये केवल एक प्राथमिक चीजें हैं जो हम सिर्फ इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई आप इनके नाते करीब करीब ये पहचान सकते हो कि भाई ये स्थिति सामान्य है और ये स्थिति थोड़ी असामान्य होने लगी है, और इस स्थिति के अंदर हम जाकर और अस्पताल के अंदर दिखाएं। तो एक सामान्य थर्मामीटर सबसे पहली आवश्यकता है, जिससे कि आप एक मरीज का तापमान नाप सके। एक सामान्य भाप देने की मशीन, वेपोराइजर, मैं नेबुलाइजर की बात नहीं कर रहा हूँ, वेपोराइजर, जिसके अंदर से हम गर्म पानी की भाप ले सकते हैं। पैरासिटामोल की गोली, जिससे कि हम अगर बुखार हो तो उसको उतार सकते हैं। विटामिन सी, जिंक, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपके मोबाइल के अंदर एक एक्टिव आरोग्य सेतु ऐप, जिसके अंदर की हम अपनी जानकारी भी भर के रखें, जो एक्टिव हो। एक्टिव मीन कनेक्टेड रहे। तो ये मैं कहता हूं कि सबसे बेसिक आवश्यकता है जो लगभग हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर करके रखना चाहिए। इसके बाद निर्भर इस बात पे करता है कि आप कितने ज्यादा रिस्क पे हैं। अगर आपके घर के अंदर बुजुर्ग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कारण से जिनकी इम्यूनिटी कम है, लाइक डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, या अस्थमा के पेशेंट्स हैं, या COPD के पेशेंट्स हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, जिनमें सामान्य तौर पे ही इम्यूनिटी कम होती है, इस तरह के अगर आपके यहाँ पर कोई पेशेंट्स हैं तो आप जैसा डॉक्टर लोकेश ने बताया कि ग्लूकोमीटर रख सकते हैं, जिससे कि आप शुगर अच्छे से मॉनिटर कर सके। आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज के मरीजों के अंदर शुगर को अच्छे से कंट्रोल करके रखना कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। तो अगर किसी को भी कोई सर्दी खांसी बुखार हुआ है तो उसको अपनी शुगर दिन में 3 बार 4 बार, जैसा कि हम इंस्ट्रक्ट करते हैं नॉर्मली, खाना खाने के पहले और खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर को चेक करके, और उसको जैसा भी आपको आपके डायबिटीज के डॉक्टर ने बताया है उसके हिसाब से कंट्रोल करके रखें। अगली आवश्यकता पल्स ऑक्सीमीटर होती है। पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपनी नब्ज भी नाप सकते हैं, और उससे आप अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा को भी देख सकते हैं। और अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा 94% से ज्यादा है सामान्य एयर के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये लगभग सुरक्षित अवस्था मानी जाती है। पर अगर 94% से कम ऑक्सीजन की मात्रा अगर आ रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात बता दूं, बीच में एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला था और उसमें यहाँ लिखा हुआ था कि SpO2 43 गलत लेवल है, तो उसको समझिए, वो 93 94 होना चाहिए। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर दानी साहब दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 43 को गलत है उस जानकारी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और ऐसे इतने सारे भ्रामक मैसेजेस सोशल मीडिया पर आजकल चलते हैं। मैंने भी कुछ इस तरह के मैसेजेस पढ़े हुए थे। मैंने तो इवन इतने मैसेजेस भी पढ़े हुए थे जिसके अंदर कि उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को घर पे रखने के लिए कहा था, उन्होंने नेबुलाइजर को घर पे रखने के लिए कहा था, उन्होंने तो इतना भी कहा था कि कोविड-19 के मरीज को अस्पताल जाने की ही जरूरत नहीं जी। तो ऐसे भ्रामक मैसेजेस घातक हो सकते हैं। और जैसा मैंने इसीलिए डिस्क्लेमर के रूप में सबसे पहले कहा था कि इन एपरेटस का, इन चीजों का घर पे होने का मतलब ये नहीं है कि आपने घर पे एक डॉक्टर या अस्पताल क्रिएट कर लिया है। ऐसी गलतफहमी में न रहे। बराबर, बिल्कुल सही है। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स एंड देयर रोल इन कम्युनिटी स्प्रेड, ये अभी क्या पोजीशन है डॉक्टर साहब? कभी कहते हैं WHO ने हाल ही में कहा और फिर यूटर्न भी मारा। पहले एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स को लेकर के खौफ क्रिएट हुआ था और अब उसी के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, इतना स्प्रेड नहीं करता है। तो ये वायरस लोड उनमें कम होता है या कुछ वायरस की विरुलेंस कम हो गई है, क्या स्थिति?
आपका कहना बिल्कुल ठीक है। जब देखिए साहब, एक्चुअली किसी को भी इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं था। डब्ल्यूएचओ भी जब अपनी गाइडलाइन जारी करता है तो वो भी वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हें जो राय दी जाती है उसी के बेसिस पे होती है। और निश्चित रूप से समय ज्यादा नहीं है, इसके कारण से इस वायरस के बारे में जो भी स्टडीज हुई हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन स्टडीज हैं। 15 दिन का ऑब्जर्वेशन, 1 महीने का। अब जैसे अब तो हमें 6 महीने हो गए, पर आज से समझ लीजिए आपकी, अगर हम बात करें लगभग 3 महीने पहले की या 4 महीने पहले की, जब डब्ल्यूएचओ ने इस तरह के गाइडलाइंस जारी किए थे, तब डब्ल्यूएचओ के पास हार्डली 2 महीने का डेटा था, इतने पेशेंट्स भी नहीं थे। तो डब्ल्यूएचओ को भी ठीक से पता नहीं था और गाइडलाइन नहीं थी। तो शुरुआत में ऐसा माना गया कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट, प्री सिम्टोमेटिक पेशेंट, माइल्डली सिम्टोमेटिक पेशेंट्स या फुल फ्लेजेड डिजीज के पेशेंट्स, इन सभी की इन्फेक्टिविटी सेम होती है। पर धीरे धीरे ऐसा समझ में आया कि नहीं, इन्फेक्टिव तो सभी होते हैं। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि इन्फेक्टिव तो सभी होते हैं। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन को फैला नहीं सकते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे शरीर के अंदर वायरस का लोड बढ़ता है, मतलब कि शरीर के अंदर जो इनिशियल इन्फेक्टिंग डोज होता है वायरस का, वो अगर ज्यादा होता है तो डिजीज जल्दी आती है और डिजीज ज्यादा सीवियर फॉर्म में आती है। कारण ये होता है कि अगर वायरस लोड ज्यादा है तो वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और ऐसी कंडीशन में जब तक के बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है, तब तक वायरस बहुत ज्यादा मात्रा में शरीर में फैल चुका होता है। तो इसलिए ज्यादा घातक बीमारी होने की संभावना होती है। तो ये जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, इनमें वायरल लोड कम होता है। इसके कारण से अगर ये किसी को इन्फेक्ट भी करते हैं तो उसको वायरल लोड ये कम देते हैं। तो अगर एक सामान्य व्यक्ति है जो अदरवाइज स्वस्थ है, हेल्दी है और उसको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो अगर वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक पेशेंट के अगर संपर्क में आएगा भी तो उसको भी शायद एसिम्टोमेटिक डिजीज ही होगी। तो उसको ऐसी सीवियर डिजीज होगी, इसकी संभावना कम है क्योंकि उसको वायरल लोड भी कम जाएगा। तो इसलिए अब डब्ल्यूएचओ का कहना है कि एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो है वो उतने ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन लेकिन जिस समय पे हमारा उस पेशेंट से संपर्क होता है, हमें नहीं पता है कि वो एसिम्टोमेटिक कैटेगरी का पेशेंट है, वो प्री सिम्टोमेटिक कैटेगरी का पेशेंट है, या आने वाले 3 दिनों में वो सिम्टोमेटिक हो जाने वाला है। तो ये तो रिट्रोस्पेक्टिव में आपको पता चलेगा कि भाई वो एसिम्टोमेटिक था और हमारे संपर्क में आया, या वो प्री सिम्टोमेटिक था। तो इसलिए सावधानियां तो आपको सभी के साथ एक जैसी ही रखना जरूरी है। For all practical reasons, one should consider everybody is a potentially infected person. मान लिया जाए कि हर कोई जो है सिम्प्टोमेटिक फेज में है। वेरी ट्रू, ये मान लिया जाए। और अपने को जैसे आज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, आपको आज थोड़ा पता है कि ये मरीज जो है आने वाले 3 दिनों के अंदर सिम्टोमेटिक होने वाला है या नहीं होने वाला है, पर वो इन्फेक्शन तो आज भी फैला सकता है। तो प्री सिम्टोमेटिक, एसिम्टोमेटिक डिजीज आपको आज पता चलती है, आपको 3 दिन बाद पता चलने वाली। तो आपको ये थोड़ा हो सकता है कि हाँ यार, ये व्यक्ति ऐसा है जिससे सेफली मैं कांटेक्ट में आ सकता हूँ, या ये व्यक्ति ऐसा है जिससे कि हम लोग को कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। तो आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपको संपर्क, आपको सावधानी लगभग हर व्यक्ति के साथ रखनी है। बराबर। डॉक्टर साहब, एक हाई रिस्क ग्रुप के बारे में कुछ अपन चर्चा करते हैं कि क्या क्या कौन कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क कैटेगरी में, जिनको बचना बेहद आवश्यक है, जैसे एल्डरलीज हुए, डायबिटिक्स हुए, इनके बारे में थोड़ी सी विस्तृत में जानकारी बताएं। मुख्य तौर पर जैसा अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हाई रिस्क ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा तो बुजुर्ग ही हैं, 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है। और गवर्नमेंट ने बहुत क्लियर गाइडलाइन भी दे रखी है कि आज भी 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग जहां तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलें। मैं आपको कुछ मैसेजेस और देना चाहता हूं। जो मेरा अनुभव है, पिछले करीब 3 हफ्ते से हमारे क्लिनिक्स भी चालू हो गए हैं, और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, देखिए हमारे क्लिनिक्स में मुख्यतः आने वाले लोगों में 50% लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट। मैं देख रहा हूं कि ये बुजुर्ग जो हैं, मोस्ट ऑफ देम सावधान नहीं हैं। ये बार बार क्लिनिक्स पे आ रहे हैं, बिना बात के क्लिनिक्स पे आ रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जैसे मैंने पेशेंट को देखा, उनको बोला कि भाई रिपोर्ट दिखाने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है, आप रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या आपके कोई भी बच्चे आकर मुझे रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। पर वो बुजुर्ग अगले दिन फिर क्लिनिक पे आते हैं, नहीं डॉक्टर साहब, मैंने सोचा मैं भी चलता हूं, मैं भी आपसे कुछ समझ लूंगा, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
पर वो बेकार ही क्लिनिक पे आ रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं छोटी छोटी समस्याओं के लिए। जरा सा उनको कुछ लगा, मुझे लग रहा था कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है इसलिए मैं आ गया, मुझे लग रहा था शुगर कम हो रही, मैंने उनको कहा भाई शुगर तो आप घर पे भी देख सकते थे, नहीं वो आपके यहाँ पे अगर जांच नहीं कराएं तो तसल्ली नहीं होती है। तो इस तरह की जो असावधानियां, मास्क नहीं लगाना, इतने सारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आ रहे हैं जो क्लिनिक पे आने के बाद मास्क हटा देते हैं, मुझसे कहते हैं कि मास्क इसलिए हटा रहा हूं क्योंकि मुझे इस मास्क के साथ घुटन होती है। मैं उनको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि घुटन थोड़ी सी देर के लिए होती है, आप मुश्किल से आधे घंटे के लिए घर से बाहर निकले, आप घर जाके मास्क को फिर हटा सकते हैं, लेकिन कृपा करके बाहर या सावधानियां न करें। तो बुजुर्ग लोग जिनको डायबिटीज है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि और जो डिजीजेस होती हैं जिनके अंदर की शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, लाइक आर्थराइटिस है, सीओपीडी है, इस तरह के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सावधान रहने की। मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं उनके बारे में क्या? हाँ, और एक और ग्रुप ऑफ पेशेंट्स जो कि किसी कारण से उन दवाइयों के ऊपर हैं जो इम्यूनिटी को कम करते हैं, जैसे हमारे पेशेंट जिनको कोई ट्रांसप्लांट हुआ होता है, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट हुआ हुआ है, या किसी कारण से वो पेशेंट स्टीरॉइड के ऊपर हैं, कोलेजन डिसऑर्डर्स के हमारे पेशेंट्स होते हैं जो स्टीरॉइड ले रहे होते हैं काफी लंबे समय से, इन लोगों के शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होती है वो कम होती है, तो इन लोगों बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है, बॉडी रेजिस्टेंस कम होता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोग पूछते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में, रोल ऑफ टेकिंग प्लेंटी ऑफ वार्म वाटर के बारे में बड़ी चर्चाएं चलती रहती हैं, और अदर होम रेमेडीज, इसके बारे में कुछ बताएं डॉक्टर। घर में इस्तेमाल होने वाले घरेलू नुस्खे, यूं कहें दादी जी के पुराने नुस्खे, उनमें से क्या कारगर है और क्या कारगर नहीं? क्या साइंटिफिकली एविडेंस क्या है? कुछ चीजों के बारे में अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है, देखिए जितने भी घरेलू नुस्खे हैं जिनको हम दादी माँ के नुस्खे बोला करते हैं, इनका हमारा अनुभव बहुत पुराना है, और इनमें जो काफी सारी चीजें जो हमें बताई गई हैं, उसमें से मैक्सिमम चीजें जो है वो हमारी देखी परखी हैं, सालों से हम उनको यूज करते आ रहे हैं, और सालों से हम छोटी मोटी बीमारियों के लिए, अगर आपको याद हो तो आप कभी है ना अपने बचपन के अंदर सामान्य सर्दी खांसी के लिए कभी डॉक्टर के पास गए हो? मुझे नहीं लगता। बहुत ज्यादा तकलीफ होने पर ही जाने की जरूरत पड़ा करती थी, अदरवाइज हम इन नुस्खों से ही ठीक हो जाया करते थे। बिल्कुल। और कोई ऐसी बहुत लंबी खांसी या इस तरह की कोई बात हो तो बात और है, बाकी सामान्य बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये तो इन्हीं चीजों से ठीक हो जाता था। सही। तो निश्चित रूप से गर्म पानी लेना, घरेलू उपाय में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे किचन के अंदर उपलब्ध होती हैं, जिसमें काली मिर्ची है, अदरक है, हल्दी है, दालचीनी हुआ, एक दालचीनी है, एक हरड़ आती है जिसको मोटी हरड़ बोलते हैं, आप अगर उसको चूसेंगे तो शुरू में थोड़ी कड़वी लगती है लेकिन बाद में बड़ी मीठी लगती है। बराबर। मुलेठी है, ये ऐसी चीजें हैं जो निश्चित रूप से इनमें से कुछ हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो निश्चित रूप से वायरस को भी मारने में मदद करती है, जैसे हल्दी है जी। हल्दी का एंटीवायरल प्रॉपर्टी किसी से छुपा नहीं है। तो ये सारी चीजें तो हम किसी जमाने से यूज करते आ रहे हैं, और ये सारी चीजें निश्चित, आज जो सरकारी काढ़ा जो गवर्नमेंट ने बोला है वो भी लगभग इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन है जी। तो निश्चित रूप से ये यूजफुल है, लेकिन गर्म पानी पीने के पीछे मतलब सिर्फ यही है, जैसा मैंने बताया कि वायरस जो है मेनली नेजोफेरिंक्स में होते हैं, और उसके बाद में फिर वो फेरिंग्स में, और फेरिंग्स के बाद में वो सांस के रास्ते पे जाता है। तो ये जो उसका फेरिंग्स वाला जो टाइम है, पार्ट है, उसको हम गर्म पानी पीने से वायरस जो है वॉश आउट किया जा सकता है। फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे सांस का रास्ता और पेट की आहार नली मिल जाती है, तो अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो हम उस वायरस को कुछ हद तक उस जगह से हटाकर और पेट में पहुंचा देते हैं, और वहां पेट में जो हमारा एसिड है वो एसिड उस वायरस को नष्ट कर देता है, तो इसलिए हम कुछ हद तक बच सकते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है कि पेशेंट ऑब्सेस्ड हो गए हैं, दिन भर गर्म पानी पीते रहते हैं, दिन में 4 बार काढ़ा पी लेते हैं, काढ़े में उन्हें ऐसा लगता है कि मैं शायद ज्यादा अच्छे से बच सकता हूं अगर कि मैं इस काढ़े को ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर दूं, ज्यादा उबाल दूं, मैं इसमें ज्यादा तुलसी डाल दूं, तो मेरे ख्याल से वो करने से बचें। और एक और चीज
कि अगर बीमारी हो गई है तो इन चीजों पे भरोसा नहीं करें। ये चीजें मुख्यतः बचाव के लिए है, ये बीमारी का इलाज करने के लिए नहीं है। और अगर आपको बीमारी हो गई है तो उसका भली भांति उपचार कराएं, जिसकी हर शहर में सरकार ने व्यवस्था की है, चाहे प्राइवेट तौर पर चाहे सरकारी तौर पर। तो ये सभी उपाय सिर्फ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के काम आते हैं, ये अच्छा, अच्छी तरह से समझ लें। इसी से संबंधित मेरा अगला प्रश्न था कि कब उनको कोविड टीम को अप्रोच करना चाहिए, कब उनको फोन खड़खड़ाना चालू करना चाहिए, कोविड हॉस्पिटल में अप्रोच करना चाहिए, ये क्या चीज उनको महसूस हो तो उनको ये अप्रोच करना चालू करना चाहिए? देखिए, जैसा अभी अपन ने पहले भी बात की, वो ये कि जहां आपको वार्निंग सिग्नल्स नजर आने लग जाए तो आपको निश्चित रूप से अस्पताल में जाकर दिखाना चाहिए। देखिए, अभी फिलहाल अगर हम देखें तो कुछ ग्रॉस कैटेगरीज मुख्य रूप से सरकार ने चिन्हित की हुई है। लाइक सबसे पहला जो प्राथमिक है वो है फीवर क्लिनिक, जो हर मोहल्ले में बनाया गया है, आपके लिए इजीली अप्रोचेबल है, आप सब लोग उस फीवर क्लिनिक के अंदर जा सकते हैं। फीवर क्लिनिक में डॉक्टर आपको देखते हैं, अगर आपको सामान्य बुखार है या सामान्य सर्दी खांसी है, या इवन अगर उनको ऐसा लगता है कि आपको कोविड है, तो इन दैट केस वो आपको एडवाइस करते हैं। तो आप फिर वहां से आगे की स्टेप कोविड हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहां पर जा सकते हैं। और अगर किसी कारण से कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो वो आपको रेफर करते हैं कि आप कोविड डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहली एंड प्राथमिक चीज, अगर बुखार तेज है, सपोज 102 या उसके ऊपर बुखार आ रहा है, सांस लेने में कोई भी तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा कमजोरी हो रही है, या अगर आपका शुगर बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, या ब्लड प्रेशर ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 100 के नीचे जाने लगा है, तो ये वार्निंग सिग्नल से जब आपको तुरंत हॉस्पिटल को संपर्क करना चाहिए। और अगर वो आपको सलाह दें तो जाकर भर्ती हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं एक मैसेज यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ जी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर देखा हो तो शुरुआत के दौर के अंदर हमारे यहाँ पे मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और ये मृत्यु दर इसी कारण से ज्यादा थी क्योंकि काफी सारे मरीज बीमारी की बहुत लेट स्टेज के अंदर अस्पतालों में पहुंचे, तो डॉक्टरों के पास ज्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं। और उसके बाद डिजीज इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाए। तो आप उस अवस्था का इंतजार नहीं करें। आप ये ना समझे कि मैंने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख के ऑक्सीजन लगा ली तो अब मैं सेफ हो गया, कोविड का तो वही इलाज है, मुझे अस्पताल जाने की जरूरत है। बिल्कुल सही, ऐसा कृपया ना करें। बिल्कुल सही। इसी से संदर्भ में डॉक्टर साहब एक होम आइसोलेशन पॉलिसी बीच में रिलीज हुई थी, उसके संदर्भ में कुछ बताएं। होम आइसोलेशन पॉलिसी है क्या चीज? देखिए, होम आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो कि कोविड से संक्रमित है, उस कोविड से संक्रमित मरीज को घर पे ही रखकर उसका इलाज और उसका ऑब्जर्वेशन करना। ये एक्चुअली उन पेशेंट्स के लिए है जो या तो एसिम्टोमेटिक है या जिनको बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स हैं, और जो ज्यादा रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जिनमें कि और जिसको हम बोलते हैं ना, और हमारी मेडिकल भाषा में कोमॉर्बिडिटीज, मतलब और कोई गंभीर बीमारी उनको नहीं, डायबिटीज नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, जिनको आसानी से घर पे हेल्दी है, अदरवाइज हेल्दी है, जिनमें इम्यूनिटी कम होने की कोई रिस्क नहीं है, ऐसे पेशेंट्स को सरकार ने ये निश्चित किया है। क्योंकि क्या है, देखिए, अब नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत हैं और इतने सारे पेशेंट्स को हम अस्पताल में रखते हैं अगर, तो अस्पतालों पर भी बोझ बढ़ता है, मरीज के ऊपर भी बोझ बढ़ता है, मरीज मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हर से टूट जाता है। और सरकार, देखिए, अल्टीमेटली सरकार भी आपकी है, उसके पास पैसा भी वही है जो हम दे रहे हैं, तो सरकार भी पैसा अगर खर्च करेगी तो इनडायरेक्टली उसको वहन तो आप ही को करना है, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? तो अगर हम इन चीजों के अंदर खर्चा करेंगे तो सरकार उसको वहन नहीं कर पाएगी, मरीज को वहन करना होगा, तो आर्थिक रूप से भी उसको तकलीफ होगी। ऐसा हुआ शुरू में, जब हमें नहीं पता था ये बात कि हम एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को घर पे ट्रीट कर सकें। तो पिछले लगभग 1-1.5 महीने के अंदर सरकार ने ये एक पॉलिसी डिक्लेयर की है, जिसके अंदर उन्होंने कोविड-19 पेशेंट्स को घर पे ही ऑब्जर्व करने की सलाह दी है। इसके अंदर जो इसका जो डिटेल गाइडलाइन है वो तो आपको नेट पे उपलब्ध है, वो अपन यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। पर मोटे तौर पे एक देखभाल करने में सक्षम और स्वस्थ वॉलंटियर, ये इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है। सक्षम और स्वस्थ दोनों चीजें, वॉलंटियर
जिसने कहा है कि हाँ मैं इनकी सेवा करने को तैयार हूँ। जो घर पे घर में एक थर्मामीटर, जो आपके साथ 24 घंटे रहेगा, फिर हाँ जो आपकी पूरी देखरेख कर सके। और सरकार से जो भी देखिए, एक जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो गवर्नमेंट एक ऑब्जर्वर नियुक्त करती है, जिसको कि आपको अपनी हेल्थ के बारे में डे टू डे बेसिस पे बताना होता है। तो आपको रोज वो जो आपके लिए जो भी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, वो नॉर्मली एक डॉक्टर होता है या प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको आपको डे टू डे बेसिस पे इन्फॉर्म करना होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका पल्स ऑक्सीमीटर के थ्रू ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है। तो ये सारी चीजें बताने में सक्षम हो। घर में एक अलग कमरा हो जिसके अंदर मरीज को आइसोलेट किया जा सके। उस कमरे के अंदर एक अटैच टॉयलेट हो, सो दैट कि टॉयलेट के लिए मरीज को कमरे से निकलने की आवश्यकता न पड़े। ये कुछ बेसिक जरूरतें हैं। अगर ये हैं तो फिर हम प्रशासनिक अधिकारी से यह अनुरोध कर सकते हैं, या वो अपने डिस्क्रिप्शन पे ये तय करते हैं कि इस पेशेंट को हम घर पे ही आइसोलेट कर सकते हैं। फिर उसकी प्रशासन बैरिकेडिंग कर देता है, जिससे कि उसमें किसी और का आना जाना निश्चित कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब, ये फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव टेस्टिंग के बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि अक्सर लोग जो है आज नेगेटिव थी, 3 दिन बाद 5 दिन बाद पॉजिटिव आ गई, इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी दीजिए कि अभी जो टेस्टिंग का जो स्टेटस है, जो अलग अलग प्रकार की जो टेस्टिंग आई उनकी क्या महत्व है, उसके बारे में जानकारी। देखिए, मेडिकल साइंस में जब भी कोई टेस्ट किया जाता है तो हम बात करते हैं सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की। तो आइडियल टेस्ट का मतलब ये होता है कि जो 100% स्पेसिफिक हो और जो 100% सेंसिटिव हो। ऐसी कोई भी टेस्ट 100% स्पेसिफिक ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है ना, ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है कि कोई भी ब्लैक या व्हाइट नहीं होता, 100% कोई भी सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होती। ये बहुत जानकारी समझने योग्य है, इस बात को समझिए जी। तो 100% स्पेसिफिक टेस्ट का मतलब ये होता है कि जिस टेस्ट के अंदर अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव है, इसका मतलब उसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएंगे। और 100% सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर किसी को बीमारी है तो वो निश्चित रूप से उसको डिटेक्ट करेगा, तो उसमें फॉल्स नेगेटिव नहीं आएंगे। तो ऐसा जैसे मैंने बताया है, कोई भी टेस्ट नहीं है। किसी भी टेस्ट के अंदर पर्टिकुलरली जब हम कोविड की बात करते हैं तो कोविड जो है इसका जो सैंपल लिया जाता है ये नाक में से लिया जाता है। अभी हम लोग हिंदुस्तान के अंदर ब्लड टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं इसका, तो हम सिर्फ नेजल स्वाब को सैंपलिंग करते हैं और नेजल स्वाब की सैंपलिंग करके उसके अंदर हम आरटीपीसीआर की मदद से ये चेक करते हैं कि उसमें वायरस है या नहीं। तो उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो ये है कि जिस समय हमने सैंपल किया वायरस उस जगह पर है ही नहीं। तो नेजोफेरिंग्स के अंदर हमने सैंपल लेने की कोशिश की, नेजोफेरिंग्स में उस समय वायरस है ही नहीं, एक चीज। या वायरस का लोड इतना कम है कि जब हमने सैंपलिंग किया तो उसमें हम वायरस पार्टिकल को पिक नहीं कर पाए। तीसरी चीज की जो सैंपल लेने वाला व्यक्ति है वो इतना ट्रेंड ही नहीं है। देखिए, बीमारी एकदम से आ गई और बहुत सारे लोगों में आ गई। अब आप वास्ट लेवल पे जब सैंपलिंग करते हैं तो आपको घर घर के अंदर जो कार्यकर्ता है उनको भेजना पड़ रहा है और उनकी 1 या 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। अब हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया वो सैंपलिंग ठीक से नहीं कर रहा, उसने नेजोफेरिंग्स तक उस स्वाब को पहुंचाया ही नहीं, सिर्फ नाक के अगले भाग में ही से एक सैंपल निकाल लिया और उसको भेज दिया और वो सैंपल नेगेटिव आ गया। ऐसे ही अगर आपने उस सैंपल को लेने के बाद उसकी जो एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू वो सैंपल लेने से लेकर तो पहुंचाया जाता है, वो सैंपलिंग अगर आपने सैंपल को प्रॉपरली भेजा नहीं, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं की, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। हो सकता है कि वायरस जो है वो ट्रांजिट पीरियड में ही मर जाए। तो आपने वायरस निकाला तो सही, लेकिन जब तक वो प्रयोगशाला में पहुंचा वायरस ही नहीं रहा उसके अंदर। तो ये सारी काफी सारी चीजें, वायरस बड़ा सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी मर भी जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके कारण से कि आप फॉल्स नेगेटिव टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट की भी अपनी क्षमता होती है। टेस्ट के अंदर भी आरटीपीसीआर जो टेस्ट है वो करीब ओवरऑल 30% फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दे सकती है। उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती जो जो मैंने बताई है ना। और उसके अलावा जो फॉल्स पॉजिटिव होते हैं, फॉल्स पॉजिटिव नॉर्मली उन चीजों के कारण होते हैं जिसके अंदर क्या आप डेड वायरस पार्टिकल को पिक करते हैं और ये डेड वायरस पार्टिकल आरटीपीसीआर में पिक हो जाता है तो पेशेंट फॉल्स पॉजिटिव होता है। ये डेड वायरस पार्टिकल किसी व्यक्ति की नाक में ज्यादा लंबे समय तक रह सकता है,
तो उस कंडीशन के अंदर एक पेशेंट जिसको कि आप ऑलरेडी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर चुके हैं, उसमें भी ये फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आता है। तो अभी नई जो गाइडलाइन इसी कारण से आई है, उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव था और वो अगर अपना आइसोलेशन पीरियड, जिसको अब बढ़ाकर लगभग 21 दिन कर दिया है, पहले ये 14 दिन था, उसके बाद उन्होंने उसको 17 दिन किया। अभी 17 दिन और 21 दिन के बीच में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है, बट अगर 21 दिन का आइसोलेशन अगर कोई व्यक्ति पूर्ण कर चुका है और उसको बीमारी के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो इवन अगर वो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी शो करता है, तो वो ऐसा माना जाता है कि ये फॉल्स पॉजिटिव है और ये व्यक्ति किसी और को इन्फेक्शन नहीं देगा। बिल्कुल सही। ये मेडिकेशंस के बारे में चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब कि अभी इस दौर में जो अब उन 6 महीने इस पेंडेमिक को हो गए हैं और कई सारी रिसर्चेस अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से पब्लिश हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में आज की तारीख में कौन सी वो दवाइयां हैं जो हम प्रेफर कर रहे हैं, जो विश्वास होने लगा है कि हाँ ये काम कर रही है और ये काम अब नहीं कर रही? अब लोकेश, एक्चुअली ऐसा है, ऑथेंटिक, फाइनल और ऐसी इंफॉर्मेशन जिसपे कि यूनिवर्सल कॉन्सेंसस हो, मींस कि हर व्यक्ति, हर वैज्ञानिक, हर देश उस बात को मानता हो, ऐसी इंफॉर्मेशन तो आज भी उपलब्ध नहीं है। नहीं। जितनी भी दवाइयां हैं, उन दवाइयों में कोई भी रामबाण दवाई तो अभी तक आई नहीं। सारी एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सब एक्सपेरिमेंटल हैं। और क्या हो रहा है कि कोई दवाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी देश के अंदर, किसी पॉपुलेशन या किसी एथनिसिटी के अंदर बड़ी इफेक्टिव नजर आई शुरुआत के अंदर, बाद में पता चला कि नहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू से ही कंट्रोवर्सी में झूल रही है। शुरू में इसको बड़ा इफेक्टिव बताया गया, बीच में कुछ आर्टिकल्स ऐसे आ गए जिसके अंदर कहा गया कि नहीं नहीं भैया, ये तो और ज्यादा नुकसान कर रही है, इसको देना बिल्कुल बंद करिए। फिर 15 दिन बाद में एक नया आर्टिकल आ गया कि नहीं नहीं, वो इन्फॉर्मेशन शायद कम से कम ये नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन शायद कुछ फायदा कर रही हो। पर अभी 2 दिन पहले फिर एफडीए ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को इस अप्रूवल से हटा दिया है। तो अभी एफडीए का कहना है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोविड-19 के अंदर ज्यादा काम नहीं करती। ऑल्दो आज की तारीख में हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो आईसीएमआर ने अभी तो रिकमेंड किया हुआ है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही एकमात्र ऐसी दवा है जो कोविड के अंदर बचाव और इलाज दोनों में ही प्रयोग में लाई जा सकती है। पर मैं आपको ये बता दूं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को बचाव के लिए अभी सिर्फ ऑल ओवर द वर्ल्ड हेल्थ केयर वर्कर्स जो इस बात की रिस्क पे हैं, जिनको कि कोविड-19 के मरीजों से एक्सपोजर हो सकता है, उन्हीं के लिए रिकमेंडेड है। सामान्य पॉपुलेशन को, सामान्य जनता को ये प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। तो एक तो बात हुई इसकी। इसके अलावा जो दूसरी दवाइयां हैं, उसमें एक एंटीवायरल ड्रग है रेमडेसिविर। अभी आज की तारीख में जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, बीच में आया हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं, या वो दवाइयां जो हम स्वाइन फ्लू के लिए यूज करते आ रहे थे, या कुछ जो हम दवाइयां एचआईवी इन्फेक्शन के लिए यूज करते आ रहे थे, शायद कारगर हो, लेकिन वो समय के साथ ही खत्म होती चली गई और कोई सी भी क्लिनिकल स्टडी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो रेमडेसिविर आज की तारीख में सबसे प्रॉमिसिंग मानी जा रही है। भविष्य क्या है, हिंदुस्तान में तो अभी जहां तक मेरी जानकारी में अभी में शायद उपलब्ध हुई है, अभी तक ये उपलब्ध नहीं थी। कुछ और दवाइयां जिसके अंदर की जब अगर ये डिजीज कॉम्प्लिकेशन के स्टेटस पे आ जाती है, तो कुछ दवाइयां हैं जिसमें एक टॉसिलीजुमाब करके एक दवा है जो यूज की जाती है, और ये उन पेशेंट्स में यूज की जाती है जिनको की बीमारी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। स्टेरॉइड्स, पर्टिकुलरली मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक और ऐसी दवाई है जिसके लिए कि कहा गया है कि ये कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन से बचा सकती है। बट एज फॉर डेट कोई भी रामबाण दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है, और डॉक्टर्स को मरीज के क्लिनिकल कंडीशन, बैकग्राउंड डेटा और इन सब के बेसिस पे तय करना पड़ता है कि कौन सी दवाई दी जाए। हाल ही में एक खबर चली कि डेक्सामेथासोन बहुत एक रामबाण की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? डेक्सामेथासोन पहले भी यूज मेरे ख्याल से, जी हाँ, ये देखिए, जब आज से करीब 2 महीने पहले हम लोगों को जो गाइडलाइन गई थी, जब हमने कोविड-19 अस्पतालों के अंदर मरीजों का इलाज किया था,
तब हमें कहा गया था कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन पहले 3 दिन तक काफी, अगर आप पेशेंट्स को देते हैं तो काफी कारगर साबित होती है। बाद में करीब 15 दिन बाद में ये गाइडलाइन आई कि नहीं नहीं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन तो नुकसान कर सकती है क्योंकि ये तो और बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है, तो इसको सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर ही दिया जाए। फिर उसके बाद में इस तरीके की इंफॉर्मेशन आई कि ये तो और ज्यादा नुकसान कर सकती है, इसको देना ही नहीं चाहिए। पर अभी रिसेंट पास्ट के अंदर फिर से इस तरह की स्टडीज आई हैं और उसमें कहा गया है कि मिथाइल प्रेडनिसोलोन सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर अगर दी जाए, डेक्सामिथासोन एज वेल एज मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये दोनों ही स्टीरॉइड ग्रुप्स की दवाइयां हैं, तो ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के अंदर, जिसको हम मेडिकल भाषा में साइटोकाइन स्टॉर्म की कंडीशन बोलते हैं, जिसके अंदर की साइटोकाइंस कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिसके कारण से बीमारी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसी किसी कंडीशन के अंदर ये अगर दी जाए तो ये मरीज की जान बचाने में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। बिल्कुल सर। एक प्रिवेंशन के बारे में अपन चर्चा कर ले। मास्क के इंपॉर्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, नॉट टू टच ऑन फेस, ये तो बहुत पब्लिसाइज हो चुका है। इनके बारे में कुछ जानकारी बताएं, आपके क्या राय है एक मास्क के बारे में? लोकेश, बेसिकली देखिए, पूरे विश्व में कोरोना के ट्रीटमेंट के बारे में अगर किसी चीज पे अगर कोई कंसेंसस है ना, जिसको बोलते हैं अपन सर्वसम्मति है, तो वो इन्हीं 2 चीजों पे है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। तो ये जो 3 मुख्य मुद्दे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा मैंने पहले भी बताया, 6 फीट या हिंदुस्तान 2 गज की दूरी, क्योंकि 1 गज तक वायरस ट्रेवल करता है, इसलिए 2 गज की दूरी पहली जरूरत। नंबर 2 मास्क। अब देखिए, मास्क के अंदर भी अलग अलग तरह के मास्क उपलब्ध हैं और इसके बारे में भी काफी कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा मास्क। आप देखिए, इन जनरल सामान्य जनता को बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मास्क की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सारी मास्क की कीमतों में बहुत अंतर है। जहां एक सिंपल 3 लेयर सर्जिकल मास्क 5 रुपए में उपलब्ध होता है, एक सामान्य कपड़े का मास्क जो घर पे बनाया जा सकता है वो 10-12 रुपए में उपलब्ध होता है, जो वॉशेबल भी है, रीयूज किया जा सकता है। और वहीं एक N95 मास्क है जिसकी कीमत करीब 100 से 200 रुपए के आसपास होती है। और आजकल जो और डेडिकेटेड मास्क आ गए हैं जिनमें एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो लगभग 2000 रुपए का आता है। तो हर व्यक्ति को हर इस तरह के मास्क की आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनता के लिए जो कि कोविड-19 के लिए किसी रिस्क में इन जनरल नहीं है, उनके लिए सामान्य ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क जो हर छोटी छोटी दुकान पे उपलब्ध है, या सामान्य कपड़े का बनाया हुआ मास्क, या आपका सामान्य गमछा या रुमाल, जिसको कि ट्रिपल लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेश जी, अगेन सेम चीज मैं पिछले 15-20 दिनों से मेरे क्लिनिक पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब हमारे पेशेंट्स क्लिनिक पे आते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने रुमाल को सिर्फ मुंह पे लपेट के रखा हुआ है, ठीक से नहीं हम उनको सिखाते हैं, हमारे सामने उनको उस रुमाल की 3 लेयर बनवा के और उसको इस तरीके से लगवाते हैं कि उनको बताते हैं कि आपका नाक और मुंह, काफी सारे पेशेंट्स हैं जो सिर्फ मुंह ढक के आते हैं, नाक के ऊपर अपने मास्क को नहीं लगाते हैं। तो उनको हम ये समझाते हैं कि नाक बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वायरस यही छोड़ती है, तो नाक और मुंह दोनों चीजों के ऊपर आपको अपना मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर कभी जोर से छींक आती है तो उसको अपनी एल्बो से कवर करने की कोशिश करिए। तो एल्बो से जब हम कवर करते हैं तो एल्बो एक ऐसा पार्ट होता है जिसको हम, हाँ बिल्कुल ठीक, तो एल्बो एक ऐसा पार्ट होता है जिससे कि जिसको हम टच नहीं करते हैं नॉर्मली, या वो किसी सरफेस के टच में नहीं आएगा, तो अगर उस पर वायरस होगा भी तो वो टच में नहीं आएगा और वो बहुत आसानी से बाद में वॉश आउट हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और तीसरी चीज, जहां तक सैनिटाइजर की बात है, तो सैनिटाइजर में भी मैं आपको बता दूं कि ये जो सो कॉल्ड 50 रुपए की 100 ml बॉटल आजकल सैनिटाइजर, आप जानते हैं कि जैसी किसी चीज की मांग होती है उसकी कीमत 10 गुनी हो जाती है। तो एक सामान्य जो सैनिटाइजर जो 10 रुपए में आता था, 20 रुपए में आता था, अभी 40-50 रुपए में आता है। तो उन सैनिटाइजर्स की आवश्यकता हर व्यक्ति को नहीं है। अगर आप यूज करना चाहते हैं आप करिए, तो वो सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल मिनिमम होता है उसकी आवश्यकता होती है। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आप सैनिटाइजर ही यूज कर रहे हैं तो कृपया वो सैनिटाइजर्स यूज करें जिसके अंदर की मॉइस्चराइजर हो,
क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा ड्राइनेस सकता पैदा है। करता है, आपने देखा है इतने ड्राइनेस। पेशेंट ऑब्सेस्ड हैं कि वह मतलब मरीज इतने ऑब्सेस्ड हैं लोग कि हर 15 मिनट में सैनिटाइजर स्प्रे करते रहते हैं अपने शरीर के ऊपर। तो बिल्कुल। मेरा ये कहना है कि भाई ऐसा मत करिए, इतनी आवश्यकता नहीं है। जिस समय पे आपने किसी ऐसे सरफेस को टच किया है जिस सरफेस पे आपको नहीं पता कि वायरस हो सकता है नहीं, तब आप यूज करें। अगर आप अगर संभव हो तो सबसे ज्यादा सेफ और अच्छा मेथड है अपना पानी, जिसमें कि आप करीब 20 सेकंड साबुन लगा के अपने हाथ को रब करें और उसको पानी से धो दें। तो यह आपके शरीर के लिए भी सुरक्षित है और वायरस के इन्फेक्शन के हिसाब से भी सबसे सुरक्षित। बहुत बढ़िया बात। डॉक्टर साहब, एक एयर चेंजेस के बारे में बताएं थोड़ा सा। एक और, गाड़ी में जाते टाइम एसी चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, या विंडोज ओपन रखनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और रूम में जो एयर चेंजेस हैं उनके बारे में अभी क्या कंसेंसस है? कुछ 20 एयर चेंजेस होने चाहिए करके कुछ पब्लिकेशंस हैं। हाँ, नहीं देखिए, ये तो लॉजिकली बात समझ में आती है। अभी इसके ऊपर कोई बहुत लार्ज ट्रायल्स तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये बात तो समझ में आती है कि भाई रूम में अगर एयर चेंज होता है तो इन केस अगर किसी कारण से रूम में अगर वायरस है तो प्रोबेबली उसको हम वहां से निकाल सकते हैं। बट जहां तक कम्युनिटी का सवाल है, उससे केवल एक ही चीज होगी कि उस वायरस को हम अंदर या बाहर कर देंगे बस, लेकिन वायरस को मार तो नहीं पाएंगे। तो ऐसा ऐसा कहा जाता है कि एसी का यूज, क्योंकि वायरस ऐसा माना गया था, हर ही वायरस, कोरोना वायरस के साथ भी वो बात कुछ हद तक लागू होती है कि अगर टेम्परेचर कम है, अगर टेम्परेचर 26 डिग्री से कम है, तो इस वायरस की सरफेस के ऊपर जो रहने की उसका जो जीवन होता है वो बढ़ जाता है। और अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ता चला जाता है तो वायरस जो है वो जल्दी मर जाता है। तो अगर जैसे 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है तो शायद वायरस 2 से 3 घंटे में ही मर जाएगा, जो वायरस 26 डिग्री पे लगभग 1 दिन तक सरवाइव कर सकता है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आप घर के कमरे में एसी चलाते हैं, शायद उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां वायरस नहीं है, लगभग हमें ये बात मालूम है। अगर आप अपनी बंद कार में एसी चलाते हैं तो शायद अगेन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई भी पब्लिक प्लेस, चाहे वो, अभी तो खैर हमारे सिनेमा हॉल्स या मॉल्स या शोरूम्स बंद हैं, पर आजकल तो एसी लगभग हर दुकान वाला यूज करता है। हम सैलून पे जाएंगे तो एसी होगा, हम किसी ज्वेलरी शॉप पे जाएंगे तो एसी होगा, हम किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एसी होगा। तो ऐसी जगहों के ऊपर एसी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पे अगर किसी ने वायरस छोड़ा है तो फिर वो एक से दूसरे को जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि 26 डिग्री से कम का एसी अभी परमिट ही नहीं किया जाए। तो पब्लिक प्लेसेस एसी का प्रयोग, हम लोग अस्पतालों के अंदर भी अभी एसी का प्रयोग जो है वो कम से कम कर रहे हैं। सेंट्रल एसी का प्रयोग जहां तक हो सके ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी मैसेज चलते थे, एक आखिरी प्रश्न है, क्लेरिफिकेशन। एक वीडियो बीच में आया था जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये बैक्टीरिया है, कहीं इटली से कुछ वो था, ये बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है। उसके ऊपर मैं आपका एक क्लेरिफिकेशन के रूप में चाहता हूं कि ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये क्या है, ये से निकाल दीजिए। बार बार लोग मुझे ये अलग अलग सोर्सेज से, सभी को आ रहा है, मुझे ही सबको आ रहा है, और एक तरह का एक अलग वर्जन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, हम तो सोच रहे हैं वायरस नहीं है, ये तो बैक्टीरिया है, ये क्या हो रहा है। तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। और देखिए क्या होता है कि जब भी कोई चीज आती है ना, तो सारी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ये कहने की या ये प्रूव करने की कोशिश में लगा होता है कि भाई मैं जो थीसिस, हाइपोथेसिस, या मैं जो विचार रखूंगा या मैं जो रिसर्च रखूंगा वही सबसे अच्छी है। और प्रोबेबली उसके कारण से मेरे को आजकल ये भी बहुत वो हो गया है कि अगर कोई मैं इसी बात करूंगा जो कि धारा के अगेंस्ट में होगी ना, मन बोलते हैं ना कि नदी के धारा के अगेंस्ट में अगर कोई जा रही है तो वो पॉपुलर हो जाएगी और भी पॉपुलर होगा, जिसको बोलते हैं ना आपकी न्यूसेंस वैल्यू। तो इसलिए इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो कोई व्यक्ति देना चाहते हैं कि भाई हम इस तरह की कोई सूचना देंगे तो शायद हमारा नाम जो है वो ज्यादा चलने लगेगा। तो इस तरह की सूचनाएं आती रहती है। ये एक वायरस है, हर व्यक्ति को पता है। हमने उस वायरस को सारे मरीजों के नेजोफेरिंक्स से न सिर्फ आरटीपीसीआर के थ्रू प्रूव किया है, हमारे वैज्ञानिकों ने अब इसका जीनोम भी आइसोलेट कर लिया है, इसका स्ट्रेन आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारे भारत के अंदर भी इसका स्ट्रेन बैंगलोर के अंदर आइडेंटिफाई किया जा चुका है।
वर्ल्ड में भी कई जगह इसका स्ट्रेन आइडेंटिफाई किया जा चुका है। और जो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम है जो हम लोग देखते हैं, उस क्लिनिकल स्पेक्ट्रम की भी अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये वायरस है। मेडिकल भाषा के अंदर में, क्योंकि ये इस अपना जो टॉक है इसके विषय के अंदर नहीं आता है, पर इतना मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेडिकल साइंस के जो क्राइटेरिया होते हैं कि भाई ये बीमारी वायरस होना चाहिए, ये बीमारी बैक्टीरियल होना चाहिए, जो हम ब्लड काउंट, एक्सरे पिक्चर, पेशेंट का क्लिनिकल स्पेक्ट्रम, ये सारी चीजें देख के तय करते हैं, उसमें भी ये बीमारी कहीं भी बैक्टीरिया के उसमें फिट नहीं होती है। ये निश्चित रूप से वायरस की ही बीमारी है। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एक आखिरी प्रश्न इस समय सूझ रहा है, उसके बारे में हम क्लियर कर लेता हूं। एक हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन क्या हर मरीज में आवश्यक है, और क्या रिजल्ट के लिए वेट न करते हुए HRCT कराना चाहिए या नहीं, उसके बारे में आपकी राय, ये मेरा आखिरी प्रश्न। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल है। और अभी क्या हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर जो कोरोना टेस्टिंग की किट है उसका थोड़ा अभाव है, शॉर्टेज है, और उसकी मशीनरी का भी शॉर्टेज है। अभी हम भी इस स्टेज को अचीव नहीं कर पाए हैं जिस स्टेज के ऊपर कि हम ये कह सकें कि हम हर मरीज की अगले 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देंगे। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर HRCT निश्चित रूप से आपको, ठीक है, वो निश्चित रूप से एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को तो नहीं पकड़ पाएगा, उन्हीं पेशेंट्स को पकड़ पाएगा जिसके अंदर की ये वायरस लंग्स तक पहुंच गया है। बट HRCT बहुत सेंसिटिव होता है, जो कि वायरस के द्वारा फेफड़ों में संक्रमण होने पर जो भी चेंजेस होते हैं उनको बहुत जल्दी पिक करता है, बहुत जल्दी पिक करता है। तो इसलिए उन लोगों की रिस्क है, उनमें किसी भी तरह के लक्षण है, हमें लगता है कि नहीं ये 2 दिन में बड़े कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, जैसा वही जो अपने सेम हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट्स है वो, या जिनमें इमरजेंसी सर्जरी करनी है, अब आपको उसकी स्टेटस के बारे में पता नहीं है और सर्जरी तो करना है, तो ऐसी कंडीशन में सर्जन या सर्जिकल टीम क्या करे? तो ऐसी सिचुएशन में हम HRCT तो एटलीस्ट कम से कम हमें इतना पता चल जाता है कि इस पेशेंट में वायरस लोड अगर है भी तो ज्यादा नहीं है, तो ये शायद हमें बहुत संक्रमित नहीं करेगा। तो HRCT डेफिनेटली यूजफुल है। कई ट्रायल्स में इतना कहा गया है कि HRCT जो है वो RT-PCR से भी ज्यादा सेंसिटिव है, बट इसके ऊपर डेटा आना भी बाकी है। और एक और चीज है, HRCT ऐसी चीज है जिसमें इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति ने उसको देखा है, उसको कितना अनुभव है, आपकी जो मशीन है वो कैसी है, इतनी ज्यादा सेंसिटिव है या नहीं है। HRCT हर जगह उपलब्ध नहीं है, हर आप शहर के अंदर छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में HRCT आप उपलब्ध नहीं करा सकते, और मरीज को वहां से आप वो नहीं कर सकते। तो हाँ, इसलिए तो इसकी यूजफुलनेस ये को तक आ जाए कि वो CT कराना है, हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बात समझ। यस, HRCT, HR का मतलब समझना जरूरी है। रेगुलर CT स्कैन मशीन उसको नहीं पिक करेगी, और दूसरी बात है कि अगर जो रिपोर्ट कर रहा है उसको अनुभव ही नहीं है उसका, तो वो नहीं देख पाएगा, वो आपको रिपोर्ट सही नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये आप मुकेश जी एक छोटा सा मैसेज मैं लास्ट में देना चाहूंगा। जी, जरूर, ये एक 1.5 मिनट का मैसेज है। स्वागत। मैं जस्ट ये कहना चाहूंगा कि अब लॉकडाउन खुल गया है और लगभग पूरी तरह से खुल गया है, तो हमारे सामने यक्ष प्रश्न है कि क्या अभी भी हम उस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं जो लॉकडाउन से अपेक्षित था। इस प्रश्न का अंतिम जवाब तो शायद किसी के पास भी नहीं है, पर यह निश्चित है कि मंजिल अभी दूर है। वास्तव में यह तो सर्वविदित है कि सिर्फ घरों में बंद हो जाना तो इस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं था, और जीवन चक्र चलाना आवश्यक है, और इसके लिए कई लोगों को बाहर भी आना पड़ेगा और कर्म भी करना पड़ेगा। ये लॉकडाउन तो सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए था, जीवन मूल्यों से भटके हुए हम अभी भी संभल जाएं। हमारा बेपरवाह व्यवहार, बिला वजह सड़कों पर ऐसे ही घूमते रहना, मटर गश्ती करना, हर जगह बिना बात के भीड़ लगाना, हमारी आदत हो गई है, भीड़ मानसिकता, सब जगह भीड़ लगाना, किसी अन्य व्यक्ति को महत्व नहीं देना, हम अपने आप को उसको कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं, छोटी छोटी विवाद खड़े कर देना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझना पड़ेगी, जिसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। हमारे सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई राजनीतिक कहानी से ऊपर भी कोई दुनिया है, और इस पर्टिकुलर टाइम पे हमें सिर्फ एक ही बात सोचना चाहिए, वो है मानव दृष्टिकोण। हर छोटी छोटी बात के लिए लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगाना बंद करना होगा।
हमारे यहाँ मानसिकता हो गई हर काम को टालते रहना। आप कोई काम करने जाएंगे, वो बोलेगा अच्छा ठीक है आप शाम को वापस आ जाना। बार बार लोगों को चक्कर लगाने की मानसिकता से हमें दूर हटना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज कोरोना है, कल कोई और बीमारी आएगी जो शायद घर पे बैठने से भी कंट्रोल नहीं होगी, फिर बिल्कुल क्या करेंगे हम। बिल्कुल तो मेरा अनुरोध है, ये वक्त है बदलाव का, हमारी सोच में, हमारे व्यवहार में, हमारी जीवन शैली में, और हमारे एक दूसरे के प्रति मानव समानता और आदर भाव के लिए। शायद कोरोना ने हमें ये सिखा दिया है। मैसेज बहुत खूबसूरत है, लव, कंपैशन एंड एम्पैथी इज मैंडेटरी। बस ये अगर हम करेंगे, बीमारी से भी निजात पाएंगे और आने वाली किसी और बीमारी से भी बच के रह पाएंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दानी साहब आपके समय का। आप डॉक्टर प्रवीण दानी साहब इंदौर के बहुत प्रख्यात कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, और जो लोग मतलब जो इंदौर के बाहर के हैं, इंदौर के लोगों को निश्चित रूप से इनके परिचय की जरूरत नहीं है। जो इंदौर के बाहर के हैं उनको मैं बता दूं कि इंदौर के सर्वश्रेष्ठ और सबसे माने हुए कंसल्टेंट फिजिशियन में से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय का डॉक्टर साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।